डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आजकल हम लोग एसएससी के सीट कर रहे हैं और हमने आपसे बता रखा है कि 2016 से लेकर 2021 तक। अब देखो रनिंग में अभी चल रहा है एग्ज़ाम से एसएससी सीजीएल का, लेकिन अब काम को तो इतने जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन लगातार हम काम जारी रखे हुए हैं। इसका लाभ आपको आने वाली सभी परीक्षाओं में, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, सिपाही, दरोगा, किसी के लिए भी काम कर रहे हों, तो प्रश्नों की प्रकृति तो वही होती है, बस कोई छोटे बड़े सवाल होते हैं। बस अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो सभी तरह के सवालों के आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो अब हम शीट नंबर 7 करने जा रहे हैं। शीट नंबर 6 तक हम कर चुके हैं। अब आओ देखते हैं इन सवालों को कैसे हल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, एक सवाल है, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों साथ साथ उस काम को करें तो कितना दिन में कर पाएंगे। आओ देखते हैं। अब ए 1/3 काम अगर करता है, 1/3 काम करता है 5 दिन में, तो पूरा काम कै दिन में करेगा? पूरा काम करेगा 5 या 15 दिन में। ऐसे बी की बात कर लो तो बी जो है 2/5 काम करता है 10 दिन में, तो पूरा काम करेगा 10 × 5/2, 2 25 10 यानी 25 दिन में। अब बताओ, ए जो है 15 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितना दिन में कर सकते हैं? देखो ऐसे सवाल बन गया, ए 15 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है, दोनों संख्याओं का लघुत्तम ले लो 75। बोलो कितना ले लोगे? 75। टोटल काम 75 मिनट हुआ, 15 × 5 = 75, 25 × 75, दोनों मिलकर काम करेंगे। 8 मिनट काम रोज होगा, 75/8 दिन लग जाएगा, 8 × 9 = 72 और 3/8 यानी 9 सही 3/8 दिन लग जाएगा। सी विकल्प आपका सही है। ये है आपका पहला सवाल। लगाने का तरीका देख लो आप। अच्छा, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि बताओ, अगर यह सवाल अगर वहाँ एसएससी न लिखा जाए और यूपी सिपाही लिख दिया जाए या यूपी दरोगा लिख दिया जाए, तो क्या आप समझ पाएंगे कि ये दरोगा का है कि नहीं है? यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सवाल सवाल होता है। ये मत सोचिएगा कि ये इसका है या उसका है, आपका अभ्यास होना चाहिए। एक लंब पिरामिड के तल का क्षेत्रफल 57 वर्ग यूनिट है और ऊंचाई 10 यूनिट है। पिरामिड का आयतन बता दो। आयतन जो होता है पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आपको अगर याद है तो अच्छी बात है। हम पिरामिड के आयतन का सूत्र लिख दे रहे हैं, 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। अब बताओ, 1/3 आप लिखोगे, आधार का क्षेत्रफल 57 है और ऊंचाई 10 है। आप 3 से काटोगे, 19 या 57, 19 धाम 190, कितना हो जाएगा? 190 घन यूनिट। कितना हो जाएगा? 190 घन यूनिट आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ए विकल्प आपका सही है, आयतन हो जाएगा। किसी पंखे का अंकित मूल्य 1200 रुपया और दुकानदार 5% की छूट देता है, बिक्री मूल्य बता दो। भाई 1200 रुपया है और 5% डिस्काउंट पर बिकेगा, यानी 95% पर बिक जाएगा। बस यही बता देना। 12 × 25 = 60, 6 × 12 = 9, 108 और 6 114, 1140 रुपया। ये आपका सी विकल्प सही चला गया। देख रहे कितना आसानी से कट रहा। 1200 का सामान था, 5% डिस्काउंट यानी 95% पर बेचा जा रहा। कितने बिक जाएगा? ये रहा। ए की 35% आय बी की 25% आय के बराबर। देखो, ए की 35% आय किसके बराबर है? बी के 25% के बराबर है। दोनों का अनुपात पूछा गया। बताओ ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा? 25/35 हो जाएगा। 5 से काटो, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 5:7। कहीं दिख रहा? ये रहा विकल्प। बहुत मज़ेदार सवाल हैं। इन सवालों को आप देख लो। 16 से लेकर 21 तक सारे हल करूँगा। इसमें यह नहीं देखना कि छोटा सवाल बड़ा सवाल क्या है। बस जब भी कोई एग्ज़ाम आवे जल्दी जल्दी देख लो। ए और बी किसी कारोबार में क्रमशः 3000 और 24,000 रुपया का लगाते हैं। 3000 और 24,000। अच्छा, एक वर्ष के बाद 720 रुपये घाटा हो गया। बी को कितनी हानि हो गई? अच्छा बताओ, 3000 और 24,000, 3000 के 30,000 होना चाहिए था और 3000 पर लगाते हैं, 30,000 होना चाहिए यार। 3000 बहुत कम लग रहा ना। कौन सा व्यापार होगा बताओ? 30,000 और 24,000। मान लो ए है, ये बी है, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 24,000। तो अब इनके बीच में चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, इसी अनुपात में बंटना है। देखो काट दिया तो काटो, 6 × 25 = 30, 6 × 4 = 24, यानी जो हानि लाभ है 5:4 में होने वाला। अब करें बी को कितनी हानि होगी? कुल घाटा 720 का हुआ है, तो बी का घाटा क्या होगा? 4/9, 9 × 8 = 72, 8 × 4 = 32, 320 रुपया घाटा हो गया। बी विकल्प सही। आप समझ रहे?
ये कितना सिंपल सवाल। अगर लाभ हुआ होता तो लाभ भी ऐसे ही बढ़ता। 6 से 1/4% ऑफ 1600। बताओ 1600 का क्या परसेंट? 4 6 के 24, 25/400। 400 क्यों? क्योंकि परसेंट होता है ना, और प्लस 12.5 यानी 800 का कितना? 12 24, 25/200। बस यही आपको काटना है, काटो। अगर हम डबल जीरो काट दें, 4 चौके 16, 25 चौके 100 हो जाएगा, और प्लस डबल जीरो काट दो, 2 चौके 8, 25 चौके 100 हो जाएगा। आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 200। कौन सा विकल्प? बी। अब आप ये देख लो कि ऐसे सवाल अगर हो रहे हैं तो उनको लगाने का समय कितना लग रहा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से शताब्दी एक्सप्रेस कोलकाता से रांची 7 घंटे पहुंचती है। कोलकाता और रांची के बीच की दूरी बताओ। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। हमको दूरी बताना है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। 80 चाल है, 7 घंटे का समय लगा, 8 7 56, 560 किलोमीटर का टाइम का डिस्टेंस होगा। ए विकल्प सही। कभी कभी इतने छोटे भी सवाल आ जाते हैं कि आपके मन में आएगा अरे यार गजब, ये तो बढ़िया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 56 है, ए माइनस बी बराबर 2 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताओ। अलग सवाल है ना, मज़ेदार है। देखो हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 56 पता है, और ए माइनस बी पता है। अच्छा बताओ, अगर ए माइनस बी पता है तो इसको हम बराबर 2 है तो इसको हम होल स्क्वायर करें, होल स्क्वायर कर दें तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और बराबर 4। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2ab हो जाएगा। यानी अब हमको कहीं ए बी मिल जाता तो काम चल जाता ना। ए बी कैसे मिल जाएगा? ए बी कहाँ से मिल जाएगा? जब हम ये इसको फार्मूला खोलेंगे तब। कैसे? ए माइनस बी का होल क्यूब करके देखो। ए माइनस बी का होल क्यूब देखो, ए माइनस बी बराबर 2 लिखा है। अगर हम इसको होल क्यूब कर दें तो क्या बनेगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी और बराबर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है। अब ए माइनस बी की वैल्यू 2 है, ध्यान से देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab है, और यहाँ 2 है ना, ए माइनस बी बराबर 2 होता तो 2 3 6ab और बराबर 8। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है 56। तो बताओ अगर मैं यहाँ लिख दूँ 56 माइनस 6ab बराबर 8, तो 6ab उधर ले जाऊँगा और 8 इधर ले जाऊँगा, तो बताओ क्या हो जाएगा? 6ab बराबर क्या हो जाएगा? 6ab बराबर हो जाएगा 56 माइनस 8, 16 में 48। ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। अगर ए बी की वैल्यू 8 आ गई और हमको क्या बताना? देखो ध्यान से, इस लाइन को ध्यान से देखो, हमको बताना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू 8 आ चुकी। अगर ए की वैल्यू 8 आ गई तो 8 दूनी 16 और 16 4 20। बोलो, यहाँ ए बी की वैल्यू हमने रख दी 8, 8 दूनी 16 और 16 4 20, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी? 20। सवाल को देख लीजिए, बड़ा मज़ेदार है, केवल आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है और आपका उत्तर आपके पास। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x प्लस 1 अपान x का मान बताओ। अच्छा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 1 बराबर 0 है। हम सबको x से भाग दे रहे हैं, इसको भाग देने से क्या फ़ायदा मिलता है अभी आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ क्या बचेगा? x, ये क्या होगा? प्लस 1 अपान x, और ये क्या होगा? x इसका जाएगा माइनस 3 उधर जाएगा तो 3। यही पूछा था, x प्लस 1 अपान x का मान बता दो, तो क्या कह दोगे? 3 हो गया। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। लिखा एक्स वाई त्रिभुज ABC की भुजाएं AB AC के मध्य बिंदु है। अच्छा, कोई त्रिभुज ABC है, ABC, और AB AC के मध्य बिंदु है x और y। ओके, फिर क्या हुआ? मध्य बिंदु है। कह रहे हैं कि BC प्लस XY बराबर 12। अच्छा BC, अच्छा बताओ अगर मध्य बिंदु है तो इनमें और इसमें क्या संबंध है? समझते हो? 2:1 का संबंध होगा कि नहीं होगा? देखो, AX अपान AB बराबर AY अपान AC बराबर 1/2 होगा, तो यही संबंध दोनों का हो जाएगा। अब ये क्या करें? BC और XY को जोड़ेगा तो 12 यूनिट है, मतलब इसको हम 1x, इसको हम 2x मानते हैं, तो 3x बराबर 12 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4। अगर x बराबर 4 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 8, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। अब क्या पूछा गया? BC माइनस XY बता दो, BC माइनस XY बता दो, यानी 8 माइनस 4 कर दो, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 4 यूनिट। कहाँ दिख रहा? ये रहा। अजब सा सवाल है ये, खाली सिमिलरिटी पर ध्यान रखना होगा।
अगर आपको सिमिलरिटी आती है तो ये सवाल आपको समझ में आ गया हो। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई दिया हो। अच्छा, ये समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है, तो आधार है 2x माइनस 2y प्लस 4z। अब फिर कह रहे हैं कि परिमाप है इतना, तो प्रत्येक समभुजा की लंबाई बताओ। अब ये समभुजा नहीं पता, मान लो ये भी भुजा ए है, ए भी भुजा ए है, तो परिमाप क्या हुआ देखो, 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 2a, ये परिमाप निकल गया। और बराबर इनका परिमाप है 4x माइनस 2y प्लस 6z। तो बताओ इससे 2a की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? 2a की वैल्यू आएगी, ये इधर जाके घट जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 6z, और ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस होती जाएगी, माइनस 2x प्लस 2y और माइनस 4z। बताओ, अब काट दो, 4x में से 2x घटाओ 2x, माइनस 2y प्लस 2y कैंसिल, बोलो। अब इसके बाद क्या हुआ, 6z में से 4z घटाओ 2z ना, प्लस 2z। ये किसकी वैल्यू आ रही? 2a की वैल्यू आ रही। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आधा कर दो, x प्लस z। यानी पूछा गया प्रत्येक समभुजा की लंबाई बताओ, तो x प्लस z या z प्लस x। ये आपका डी विकल्प सही चला गया। जानते हो कठिनाई नहीं है, लेकिन कई सारे विद्यार्थी हैं जब x y z आ जाता है तो उनका दिमाग रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, है ना। अब ये कह रहे हैं कि इसका मान बताओ। तो दरअसल ये लिखा हुआ बराबर 1, इसी का मान बताना। तो बराबर 1 लिखा है, यहाँ पर लिखा नहीं था, बराबर 1 होना चाहिए। तो देखो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2, और अगर प्लस 2 है और ये साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बराबर 1 था। अब देखो फिर से लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर, इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप अंदर ले आओ, तो एक माइनस का स्क्वायर थीटा इधर आएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और ये 1 इधर आएगा तो घट करके खाली 1 बचेगा, बराबर 0। अब दो संख्याएं सोचो, 2 1 के 2, हाँ, माइनस 2 माइनस 1, तो ये बन गया, द्विघात समीकरण लगा रहा हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में अगर हम 2 कॉस थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब क्या हुआ, एक ब्रैकेट में आ गया कॉस थीटा माइनस 1 और एक ब्रैकेट में आ गया 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब बताओ कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1 और यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1/2। अब चूंकि कहा कि यह एक न्यून कोण है और कॉस 1 कहाँ होता है आप समझ सकते हो, हैं, कॉस 0 बराबर 1 होता है। तो कॉस 0 बराबर 0 विकल्प में ही दिया है, तो कॉस थीटा बराबर 1/2 आ रहा है, और कॉस 1/2 कब आता है, 60 डिग्री पर, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। कहीं दिख रहा, ये रहा। अगर हम थीटा की जगह 60 डिग्री लिख दें तो आपका वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब देखो कैसा लग रहा देखने में, हाँ, लग रहा बहुत बड़ी गणित है, लेकिन ये ऐसा है नहीं, आप में से समझ रहे होंगे लोग। करें इनको आरोही क्रम में रखो। अगर ये संख्याएं आरोही क्रम में लिखना होता तो क्या करना पड़ता, क्यूब रूट 9 लिखा है, फिर फोर्थ रूट क्या लिखा है 20, और फिर लिखा है 6 रूट 25। तो क्या करना पड़ता है, ये 3 है, ये 4 है, 6 है, 3 4 6 का लघुत्तम ले लो 12, तो सबको 12 के टर्म में बना लो 12। अब क्या हुआ, 3 चौके 12, 9 का पावर 4 हो जाएगा, इसको भी 12 करो, 4 3 12, 20 का पावर 3 हो जाएगा, और इसको भी 12 कर लो, 6 दूनी 12, 25 का पावर 2 हो जाएगा। तो 9 का पावर 4 कितना होता भाई, 9 का क्यूब 729, तो 729 गुणा 9 करो कितना होता है, 9 9 81, 8 9 दूनी 18, 8 26, है 2, और 9 से 63 और 2 65, जो भी आए, सबसे ज़्यादा लग रहा है यही है। तो ये हो जाएगा कितना है 65 61, और ये कितना है 12, ये भी है, ये कितना हो जाएगा 8000, और ये कितना है 625, बोलो कितना हो जाएगा 625, फिर से 625, और ये भी 12। अब बताओ एक बार मैं चेक कर लूँ,
9 का पावर 4 कितना होगा, 9 9 81, 9 729, 729 गुणा 9 9 81 8, 9 दूनी 18, 8 26, 2 9 63, 2 65। सही है। अब बताओ सबसे छोटा कौन है, ये है, यानी हमको आरोही क्रम में लिखना, सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा ऐसे, इससे बड़ा ये है, ये लिखना पड़ेगा, और सबसे बड़ा ये दिख रहा 8000, यानी हमको ये लिखना पड़ेगा। अब देखो कहीं दिख रहा 625, कहीं दिख रहा, हाँ ये आपका डी विकल्प देखो, डी विकल्प में देखोगे तो यही क्रम लिखा हुआ मिल जाएगा, ये आपका आरोही क्रम माना जाएगा। तो आप लोग देखने के बाद मैसेज जरूर करें, मैसेज कम करते हैं इसलिए समझ नहीं आ पाता कि आप लोग कितना बढ़िया देख रहे हैं। 100 के दर्शकों के पहले दिन प्रति व्यक्ति 15 रुपया, दूसरे दिन प्रति व्यक्ति 700 रुपया 50 पैसा, तीसरे दिन 2.5 रुपया वसूले गए। 3 दिनों में कुल उपस्थिति क्रमशः 2, 5, 13 के अनुपात में थी। तो पूरे कुल 3 दिनों में दिनों के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली कितने रुपए हुई। तो जो लोग आए हैं इनको हम 2x, 5x और 13x मान लो। तो पहले दिन 2x लोग आए थे और 15 के हिसाब से पेमेंट किए थे। दूसरे दिन 5x लोग आए थे और 7.5 के हिसाब से पेमेंट किए थे। और तीसरे दिन 13x लोग आए थे और 2.5 के हिसाब से पेमेंट किए थे। तो देख लिया जाए टोटल पेमेंट कितना आया। आओ 15 दूना 30x प्लस गुणा करो 0, 5 5 25, 2 5 7 35, 2 37 x और प्लस 13 0 0, 13 5 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32 x। अब चलो जोड़ा जा, तो 0 5 5 10 हासिल 1 1, 3 और 7 10 हासिल हुआ 1, 4 3 7 3 10, वाह 100 रुपया 100 x इकट्ठा हुआ है। और कितने आदमी कुल थे, 13 5 18 2 20x, 20x लोग थे। तो भाई x हो गया और 20 2500, यानी कि औसत वसूली क्या हुई है, 5 रुपया प्रति व्यक्ति वसूली हो गई। हमने क्या किया, पहले सारा रुपया इकट्ठा कर लिया और फिर सारे आदमियों से भाग दे दिया, हमारा उत्तर बन गया। अब ये क्या है, 2 + a/a + 2b अपान b, 2 + b अपान b + 2c अपान c बराबर 4 है। तो ab + bc + ca बटा abc का मान बताओ। अलग सवाल है ना, आओ मजा आएगा। देखो अगर इसको हम अलग अलग लिख दें ऐसे, 2/a और प्लस a/a, फिर लिख दें उसको 2/b प्लस b/b, और फिर उसको लिख दें 2/c प्लस c/c और बराबर 4। तो क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो 3 हो गया, 3 उधर जाके घट जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2/a प्लस 2/b प्लस 2/c बराबर 1। 1 समझ पाए कि नहीं। देखो a/a 1 होता है, a भी 1 है, a भी 1 है, तो 1 2 3, 3 उधर जाएगा, 4 में से घटकर 1 बचेगा। अब हम क्या करें, 2 कॉमन लेके उधर डाल दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ab प्लस bc प्लस ca बटा abc और बराबर ये 2 हमने जो कॉमन लिया था 1/2 हो जाएगा। और यही पूछा गया, ab प्लस bc प्लस ca का मान क्या होगा, तो आप कहोगे 1/2 होगा। समझ पा रहे हो भैया। हम 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/a 1/b 1/c, और x को जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, और 2 जो कॉमन लिया था राइट साइड। देखो जब लोग कहते हैं कि थोड़ा जल्दी सवाल लगाओ, तो जल्दी कैसे हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है कि जब आप कुछ काम मौखिक कर लें। अलजेब्रा है ये, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 1 है, और x y z बराबर 1 है। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ का मान बताओ। देखो हम लोग जानते हैं, बताओ x³ प्लस y³ प्लस z³ ये z³ है भाई का मान बताना। और हम जानते हैं इसके साथ एक ही फार्मूला होता है, क्योंकि a प्लस b प्लस c बराबर 0 तो है नहीं, तो हम जानते हैं इसके बदले -3abc अगर 3xyz हो, इसके बाद अगर हो -3xyz तो इसके बदले हम लोग लिखते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c। अरे यार हर बार a प्लस b प्लस c काहे हो रहा, वो फार्मूला उसी पर है ना, इसलिए थोड़ा पतला कर लेता हूँ ना। x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx। इतना बड़ा फार्मूला हम लोग लिखते हैं ना। इसका मतलब अगर हमको इसका मान बताना है तो यह वैल्यू भी उधर जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, और जाएगी तो उधर प्लस हो जाएगी।
तो अब इसका मतलब हुआ हम लिख सकते हैं x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ऐसे सोचें x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर दें तो बनता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर उसमें से हम 2xyz, अगर मान लो कहीं 2xy प्लस का है और उसे मुझे -xy बताना है तो उसमें से मुझे 3 घटा लेना चाहिए, समझ पा रहे हैं, 3xy 3yz ऐसे घटा लेना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं, फिर से लिख के दिखाऊं। जैसे मान लो कहीं पर लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो हम लोग इसके बदले जानते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, और उसके बाद जानते हैं प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इतना हम लोग जानते हैं। अब इसमें से हम चाहते हैं कि इसका फॉर्मेट ऐसे बन जाए माइनस वाले में, तो क्या हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं, ये हटा दें यहाँ पर, देखो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से हम लिख दें -3xy -3yz -3zx माइनस कर दें। अगर इस संख्या में से हम इतना चीज़ माइनस कर दें तो ये क्या चीज़ बन जाएगा, ये चीज़ यही बन जाएगी। देखो क्योंकि देखो xy जो है ना प्लस 2xy में 3xy घटाओगे तो माइनस बन जाएगा नहीं बन जाएगा। आप सोच रहे होंगे यार इतना चीज़ घटा दोगे, ऐसे घटा दोगे, तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, हाँ, माइनस लिख सकते हैं, कुछ कॉमन हो सकता है 3 -3 कॉमन ले लें और ये हो जाएगा xy -3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा xy प्लस yz प्लस zx हो जाएगा। अगर ऐसे हम लिख देंगे तो ये कहानी हो जाए। अभी इसके बाद ये 3xyz प्लस होना ही बाकी है, ये वाला -3xyz इधर जाएगा तो बन जाएगा 3xyz, इतना चीज़ करना है। अब चलो मान रखते हैं, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 1 इंटू इसकी वैल्यू क्या दी है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कहीं दिया है, एक का स्क्वायर करेंगे तो फिर एक -3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान क्या हो सकता है। देखो अगर इसकी वैल्यू 1 दिया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ दिया है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान 1 दिया है, तो आप जानते होंगे एक्स वाई प्लस, देखो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर हो जाएगा एक्स वाई जेड हो जाएगा, और एक्स वाई जेड की जगह -1 लिखना है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो हम क्या लिख सकते हैं -3, और यहाँ पर इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं -1, और उसके बाद +3 इंटू फिर एक्स वाई जेड है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको क्या लिखना है -1। गजब बात, इतना सारा काम करना है। आओ देखा जाए, तो हम जब हल करेंगे तो एक है ये है, 1 गुणा 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का गुणा होना है तो ये हो जाएगा +3, और फिर क्या हो जाएगा -3 × 3, वाह। अब 3 3 कट जाएगा आपका, ये देखो 3 3 कट गया, आपका उत्तर क्या हो गया 1। बड़ा अजीब है, इसको दोबारा लगा के जरूर देख लीजिएगा, है ना, दोबारा इसलिए लगा लीजिएगा, खाली आइडेंटिटी बना हुआ सवाल है, सब कुछ दिया हुआ है, बस खाली आपसे चाहते हैं कोई आदमी कि सब कुछ करके आप देख लीजिए अपने हाथ से। आइए देखते हैं अगला सवाल। त्रिभुज पी क्यू आर में यल एम भुजाएं पी क्यू एफ क्यू क्रमशः 2 बिंदु हैं। अच्छा चलो बनाते हैं, ये है पी क्यू आर, यल एम पी क्यू, देखो इस पर यल है और इस पर यम है, ये बिंदु है, ठीक है। अब क्या बताया कि एल एम एम, हाँ पैरेलल है, अच्छी बात। पी एल बराबर 2 है, यल क्यू बराबर 6 है, पी एम बराबर 1.5 है, तो एम आर बताओ एक्स होगा। आप जानते हैं इसका रेशियो बराबर होगा, तो देखो 2/6 बराबर 1.5/x, बताओ क्या हो जाएगा भैया, 2 3 6 हो जाएगा, तिरछा गुणा करोगे x बराबर क्या होगा 15 3 45, 4.5, कितना हो जाएगा 4.5, कहीं दिख रहा है, ये रहा। तो एम आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सिमिलरिटी लग रही है, ध्यान से देखो सिमिलरिटी पर दूसरा सवाल आपके सामने आ गया।
ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर और जीवा AB की लंबाई 8 है। अच्छा जीवा है, कोई सर्कल बनाओ और इसकी कोई जीवा बनाओ। जीवा की लंबाई 8 है। अगर बताओ जीवा की लंबाई 8 होगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी 4। अब ये क्या कह रहे हैं, त्रिज्या कितनी है 5, तो कह रहे हैं कि O से AB की O से दूरी बताओ। ये AB है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। ये 5 है, ये 4 है, 25 में से 4 घटाओगे, 25 में 16 घटाओगे 9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। देख ये सवाल समझ में आया होगा। आओ देखते हैं अगले सवाल को। कुछ ऊंचाई पर टूटे हुए वृक्ष का ऊपरी भाग अपने आधार से 10 मीटर की दूरी पर जमीन से 60 डिग्री कोण बनाता है। ये देखो पेड़ है, यहाँ से टूट गया होगा, यहाँ से गिरा, ये 60 डिग्री कोण बना रहा है और कितना दूर 10 मीटर की दूरी पर। अच्छा वृक्ष की मूल लंबाई क्या है, वृक्ष की मूल लंबाई बताओ। अब बताओ अगर टूटे वृक्ष का 10 मीटर दूरी पर अगर हम tan 60 लगा दें, बोलो tan 60 बना दें तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मिल जाएगी। देखो अगर हम tan 60 लगा दें तो हमें लंबाई मिल जाएगी कितना, इतना दूर की लंबाई को मान लो हम h मान रहे हैं, h मान लेता हूँ, इसको h मान ले रहा हूँ। तो अभी हमको h मिलने जा रहा है h/10, तो इसकी वैल्यू तो √3 होता है। h/10 तो बताओ h बराबर क्या हुआ 10√3, h बराबर हो गया 10√3। अब ये कर्ण भी पता चला क्योंकि ये जो कर्ण है मान लो x है, यही तो कभी खड़ा रहा होगा। अब कर्ण की लंबाई बताना है तो अब हमको ये वैल्यू मिल ही चुकी है, चाहे हम cos लगा दें, cos 60 लगा दें, क्या दिक्कत है, cos 60 लगा दें। cos 60 बराबर हो जाएगा 10/x और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 होती है बराबर 10/x, तो x बराबर क्या होगा 20, x बराबर क्या होगा 20। अब बताओ ये 20 और ये 10√3 है, टोटल ऊंचाई क्या हो गई भैया 10√3 और प्लस 20। आप चाहें तो 10 कामा ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 10 दूना 20, √3 प्लस 2 कहीं दिख रहा, √3 प्लस 2, ये रहा सी विकल्प। ये पेड़ की कक्षा 9 या 9 की किताब में आपको ऐसे सवाल मिल जाएंगे। 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। भाई 25,000 रुपया है और 5% रेट है, 5% रेट होता तो क्या होता 1 + 5/100 और 2 वर्ष का समय है, 5 से काटो 20, तो ये हो गया 25,000 गुणा 21/20 गुणा 21/20। चलो कुछ काट सकते हैं, 00 कैंसिल, और बहुत होगा तो 2 से और कट जाएगा, ज़्यादा कटेगा नहीं, 125। तो अब बताइए 21 का हम 441 गुणा 125 करना। 125 मतलब जानते हो क्या होता है 1000/8 है, ध्यान रखिएगा 1000/8 और /2 भी है, यहाँ लिख दो। तो ये क्या हो गया 441,000/16। वाह कटेगा, कुछ तो कटेगा ही कटेगा ना, 16 से नहीं तो 8 से तो कट ही जाएगा। देखो 8 दूनी 16, 8 से काटो 8 × 5 = 40, 4 बचा 41, फिर 8 × 5 = 40, फिर क्या बचा 1 10, 8 × 8 2 बचेगा 20, 8 दूनी 16, फिर 8 × 5 = 40। अब 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, फिर 2 × 7 = 14, फिर 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 दूना 4, बहुत हो गया भाई, हाँ सही तो चल रहा। देखो फिर से देख लें, 2 दूना 4, फिर 2 × 7 = 14, फिर 2 × 5 = 10, फिर 2 × 6 = 12, फिर 2 दूना 4, 2 × 5 = 10। इसमें से अपना 25,000 घटा दो, 25,000 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास 25,62.5। अब ये देखो चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल जो होते हैं उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन तो होता ही है, मान के चला जाए कि कैलकुलेशन आप कर ले रहे हैं। cot 73 cos स्क्वायर 22, और देखा जाए cot 17 अब ब्रैकेट में है cot 73 इंटू cos स्क्वायर 22 प्लस, अब चलो इसको ऊपर ले जाएंगे, cot 17 है। अच्छा cot 17 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं tan 73, और tan 73 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा cot 73, क्या बन जाएगा cot 73 और ये प्लस है, और ये क्या जाएगा sec स्क्वायर 68। sec स्क्वायर 68 को जब हम 90 - थीटा करेंगे तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर 22, और कोसेक स्क्वायर 22 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 22, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 22। अब बताओ क्या हम cot 73 यहाँ है, cot 73 यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो
ये हो जाएगा cot 17 इंटू cot 73 और ब्रैकेट के अंदर बचेगा cos स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 22। अब आप बताओ इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 1 करोगे तो क्या उत्तर बन गया 1। ये आपका बी विकल्प सही है। सवाल ऐसे बनाए ही जाते हैं कि आप थोड़ा सा काम करिए और सीधे सीधे मिल जाए। देखो 6 संख्याओं का औसत x है, उनमें से 3 संख्याओं का औसत y है, शेष 3 संख्याओं का औसत z है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही। अच्छा बताओ 6 संख्याओं का औसत x है तो कुल योग 6x हो गया, और 3 संख्याओं का औसत y है तो 3y हो गया, बाकी 3 संख्याओं का औसत z है तो 3z हो गया। क्या बताना, संबंध बताना, मतलब इनको जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा। वाह, तो क्या हम यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं और 3 से इसको निपटा दें, तो ये बन जाएगा 2x बराबर y प्लस z। 3 से हमने काट दिया, क्या बन गया 2x बराबर y प्लस z। आपका बी विकल्प देखो अपने आप उत्तर आ गया। कैसा लग रहा, सिंपल सवाल है। अगले सवाल पर बात करें। देखो ये ग्राफ है, कुल 8500 यात्री आपका रहा ट्रेन यस, ट्रेनियम और ट्रेनियल मिलाकर यात्रियों की लगभग औसत संख्या कितनी, औसत पूछ रहा। अच्छा बताओ ट्रेन यस कहाँ है भाई 24%। अच्छा ट्रेनियम कहाँ है, यम मतलब 20%, और ट्रेनियल कहाँ है 15%। यानी इस संख्या का अगर हम इतने वैल्यू निकाल दें तो बटा 3 करने में काम चल जाएगा। बताओ कितना है ये, 5 और 4 9 और 1 2 3 2 5 59%, यानी 8500 गुणा 59/100 कर दें तो हमें कुल यात्रियों की संख्या मिल जाएगी। लेकिन हमें औसत बताना है तो गुणा 1/3 करना पड़ेगा। बस काटो। अब ये लगभग में देखो क्या बन रहा है 85। देखो 3 से नहीं ये कटेगा, नहीं ये कटेगा, कोई बात नहीं, गुणा करो 9 5 45 4 9 8 72 4 76 और 76 और 25 कितना हो जाएगा 101 हासिल 10 5 8 40 और 10 50 और बटा 3 काटो। 3 1 3 2 बचेगा 20 3 6 18 2 बचेगा 21 3 7 21 और 3 1 3 3 2 6 माने 1671 और 1672, बस यही सही है, 1671 के आसपास आ जाएगी। अच्छा सवाल है ना। आओ 8500 यात्री, 8500 ये लिखा नहीं है, मैं बार बार लिख देता हूँ। फिर क्या यदि ट्रेन आर में 34% यात्री महिला है और 26% बच्चे हैं तो पुरुष कितने। अच्छा बताओ 34 अगर महिला है और 26 पुरुष है तो 34 प्लस 26 किया जाए कितना होगा 6 4 10 3 2 5 1 6 60% लोग हो गए। तो कह रहे हैं कि पुरुष कितना है, तो पुरुष 40% होंगे। तो बताओ ट्रेन आर में पुरुषों की संख्या बताना। ट्रेन आर कहाँ है, ये रहा 9%। बताओ 85% का अगर हम 9% निकाल दें तो टोटल संख्या आ जाएगी, और उसका फिर हमें 40% निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें केवल पुरुष चाहिए। अब काट दो, देखो 00 तो यहाँ चला गया, 20 दूना 40 20 25 100 हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे तो 17 हो जाएगा। बस यही गुणा कर लो, 9 दूनी 18 गुणे 17, तो 9 दूनी 18 18 7 126 12 18 के 18 12 30 306 कितने यात्री आ जाएंगे, कितने पुरुष हैं 306। लगा के जरूर देखिएगा, ऐसे देखने में मज़ा नहीं आएगा। अब ये रहा आज का आखिरी सवाल 8500, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या ट्रेन ए के और आर के यात्रियों कुल संख्या का लगभग कितना %। अच्छा ट्रेन क्यू माने क्या 19, और किसका ए और आर, ए मतलब ए 13 और आर मतलब 9 और क्यू माने तो सही था ना 19। ठीक, अब यही बताना गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा 19 बटा 13 9 22 और गुणा 100। अब काट दो भैया 11, ये होगा 50, 19 5 95 950 बटा 11 कुछ आ जाएगा। लगभग कितने % बोला ना, 11 99 तो होगा नहीं, 11 से 88 8 88 2 और 5 7 70 11 6 66 लगभग 86% के आसपास आ जाएगा। तो विद्यार्थियों समय की वजह से मैं चाहता हूं कि कम समय में आपका ज़्यादा काम हो सके, इसलिए थोड़ी सी रफ्तार में सवाल करता हूं। अगर आपको कहीं पर भी कोई समस्या बनती है तो इस नंबर पर संपर्क करें, और कॉन्सेप्ट संबंधी अगर कोई समस्या बनती है तो भी ज़रूर बात करें इस पर। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।